काम करते हैं, लेकिन जब कैंटीन में खाने के लिए आते हैं तो अछूत अलग हो जाता है, उसको कैंटीन में अलग से खाना दिया जाता है। ये सवाल उन्हीं के साथ नहीं था, ये सवाल ध्यानचंद के साथ भी था। जो ध्यानचंद दलित थे, खेलने के बाद उनको खाना जो है साथ में प्लेयर के साथ सूक्ष्मता से यदि विश्लेषण नहीं करेंगे तो हम अमूमन सामाजिक न्याय को समझने में बहुत गलती कर देंगे। और सामाजिक न्याय के आंदोलन की असफलता इसी में हो जाती है, उसमें वर्गीय चरित्र नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को ही जब हम याद करते हैं तो उन्होंने एक शब्द बोला, उनसे जब यह तलब किया गया कि आप कैसा स्टेट चाहते हैं, तो उसने कहा स्टेट सोशलिज्म। और स्टेट सोशलिज्म शब्द उन्होंने यूज किया है। और स्टेट सोशलिज्म में उन्होंने कहा क्या एजेंडा है आपका, लोगों ने पूछा, और ख़ासकर उन्होंने पूछा। हसरत मोहनी को आप जानते हैं, वो बहुत बड़े जन की बात अमरनाथ के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम सिर्फ इंटरव्यू शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन इस बार एक सेमिनार आयोजित किया गया पटना के पुस्तक मेला में। इस सेमिनार का विषय था सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ। और इस सामाजिक न्याय की चुनौतियों पर जब बात करने के लिए वक्ता आए हुए थे, उनकी बातों को सुनकर हमें लगा कि इस इंटरव्यू को भी इस जो सेमिनार की बातचीत थी, इसे भी आपके साथ शेयर किया जाए। इसमें जो मुख्य वक्ता थे वह थे प्रोफेसर नवीन चंद्र, जो केदार दास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान के महासचिव हैं। इसके बाद थे सुबोध मालाकार जी, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा थे ब्रजेश कुमार, जो पटना में आईएएस इंस्टीट्यूट, आईएएस को पढ़ाने के लिए एकलव्य इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसके वो डायरेक्टर थे। इसके अलावा थे राघव शरण शर्मा जी, जो प्रख्यात समाज शास्त्री भी है और सामाजिक अध्ययन पर उनका अलग अलग किताबें भी निकलती रहती है। उनका रिसर्च है सुभाष चंद्र बोस पर, भगत सिंह पर, आप उनकी किताबों को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एनके चौधरी जी थे। ये सभी व्यक्तियों ने अपना अपना अलग अलग स्पीच दिया। वह स्पीच सिर्फ एक मुद्दे पर था, सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ। तो वर्तमान दौर में ये चुनौतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे समझने की ज़रूरत है। तो मैं अगले लगातार हर वीडियो में एक एक वक्ता की जो स्पीच है वह 15 मिनट या 10 मिनट की स्पीच होगी, वह पूरा का पूरा आपसे शेयर करूँगा। तो आज पहला वीडियो है, फिर अगला वीडियो आएगा और इसी तरह से वीडियो चलता चला जाएगा। तो शुरुआत एक वक्ता से करेंगे और उसके बाद लगातार वक्ताओं की श्रेणी बढ़ती जाएगी। के पैमाने पर सब दिन से सामाजिक न्याय की अवधारणा रही है और ये सामाजिक न्याय की अवधारणा बदलती रही है, क्योंकि नए नए जो सत्ता के चरित्र विश्व के पैमाने पर हुए और उसके साथ जब सामाजिक न्याय का आंदोलन उसके साथ टकराया तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हुई हैं। और इसलिए मैं ये कहना था, एक बार विश्व के ऊपर दृष्टि डाल लीजिएगा तो सामाजिक न्याय के सवाल कौन कौन बिंदुओं के ऊपर उठते हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल है कि असमान अवसर। यदि किसी भी सामाजिक समूह को असमान अवसर मिला है तो वहाँ सामाजिक न्याय का सवाल उठ जाता है। पहचान का संकट। आजकल क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस की एक समूह जो है बहुत दिनों से एक समाज के अंतर्गत अपने पहचान के साथ नहीं जी पाया है, या उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के सत्ता के उसके ऊपर हमले होते हैं, उससे उसके पहचान के संकट पैदा हो गए। तीसरा है समूह वंचना। बड़े बड़े ग्रुप को, समूह को एकदम अलग से रखा गया है समाज में, जिससे कि समूह वंचना के आधार पर भी हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का सवाल उसके लिए उठता है। फिर विश्व के पैमाने पर क्षेत्रीय असमानता का भी सवाल है। बहुत जगह क्षेत्रीय असमानता, जिसे जो है एक एरिया डेवलप हो गया, एक एरिया डेवलप नहीं हुआ, तो जो डेवलप नहीं हुआ उसके लिए सामाजिक न्याय का सवाल बनता है। फिर बहुत सारे जगह प्रवासी गए हैं। आप जानते हैं
कि प्रवासी एक माइग्रेशन प्रोसेस है, लेबर माइग्रेशन प्रोसेस, उसके आधार पर बहुत सारे लेबर भी दूसरे दुनिया के अंदर गए हैं, वो भी अपने अपने ग्रुप में जो वहाँ हैं, तो उसके लिए डायस्पोरिक कम्युनिटी के लिए भी एक सोशल जस्टिस का सवाल बन जाता है। मैं ये इसलिए बताया कि एक कुछ बिंदुएं हैं सामाजिक न्याय के जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और लोग इसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण इससे अलग है, क्योंकि इन तमाम ग्रुपों के अंदर श्रम और श्रम की क्षमता और लेबर का इनपुट नहीं है इन तीनों चीज़ों में। और लगातार जब सत्ता इनसे डील किया है, चाहे उपनिवेशवाद के समय में हो, चाहे उपनिवेशवाद के बाद हो, विश्व के स्तर पर, जैसे सेनेगल के अंदर ब्लैक कॉन्शसनेस मूवमेंट हुआ, और उस ब्लैक कॉन्शसनेस मूवमेंट में लियोपोल्ड सेंघोर एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने नेग्रिट्यूड आंदोलन सोशल जस्टिस के लिए चलाया। और इस तरह से आप दूसरी जगह जब आप आएंगे तो और कई जगह, जैसे इथियोपिया में ओरमोज वर्सेस टिग्रे चलता है, फिर आप चले आइए नामीबिया में तो ओकेम्बो वर्सेस ओवेम्बो चलता है। तो ये जो विभिन्न सामूहिक समूह हैं, उस समूह को कभी किसी सत्ता ने ज़्यादा राजनीतिक रूप से यूज करके उसको ज़्यादा सुविधा दे दी, दूसरे ग्रुप जो है उससे वंचित हो गए थे, तो उसके लिए सामाजिक न्याय का सवाल खड़ा हो उठता है। विश्व के पैमाने से हट करके मैं तुरंत भारत की स्थिति पर आना चाहता हूँ। भारत में सामाजिक न्याय बहुत जटिल है। वो कैसे जटिल है कि वर्ग में सामाजिक न्याय का सवाल और सामाजिक न्याय में वर्ग का सवाल, इन दोनों के जो डायलेक्टिकल रिलेशंस हैं, जिसको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग रिलेशंस, डायलेक्टिकल रिलेशंस का दूसरा शब्द मैं छोटा सा बोला, क्रॉसपोंडिंग रिलेशंस, इसको जैसे सामाजिक न्याय के अंदर गरीब आदमी भी है, उसको लैंड नहीं है, उसके पास बहुत सारे जो उसके जो श्रम वो जब लगाता है तो उस श्रम के बारे में नहीं सोचा जाता है, केवल उसकी भावनाओं के बारे में सोचा जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे भारत के अंदर भी सामाजिक न्याय के सवाल उठे, और वो सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्रों में उठा है, चाहे वैदिक साहित्य में उठा हो। उस समय भी जिस तरह से एक सामाजिक समूह को अलग रख करके और उसके शिक्षा और उसके धन से उन सामाजिक समूहों को अलग रखा गया, यह एक सवाल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। और धर्मशास्त्र जो है इस देश के अंदर सामाजिक न्याय का सवाल उसने पैदा किया है। दूसरी तरफ लगातार जो सत्ता के चरित्र रहे, उस सत्ता के चरित्रों ने एक सवाल और उठा दिया कि सामाजिक न्याय के सवाल में वर्गीय चरित्र नहीं आना चाहिए, और बार बार उसने क्लास कंटेंट जो सामाजिक न्याय के समूहों में था, जैसे एक जाति भी है लेकिन उसको ज़मीन नहीं है, एक जाति भी है लेकिन उसके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, तो ऐसे भी सवाल उठते हैं। लेकिन इन सवालों के साथ जब टकराहट सत्ता से हुई तो सत्ता बार बार ये सोचा कि ये वर्गीय सवाल सामाजिक न्याय के अंतर्गत नहीं उठे। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि सामाजिक न्याय के आंदोलन भी इसी तरह से चले कि उसमें लैंड का सवाल नहीं रहा, उसमें प्रॉपर्टी रिलेशंस का सवाल नहीं रहा, और कई प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस संसाधन में उसके हिस्सेदारी का सवाल नहीं रहा। यह एक क्लास क्वेश्चंस है, और इस क्लास क्वेश्चंस को हमेशा जो है इस वर्गीय सवाल को हटाता रहा। इसलिए सामाजिक न्याय का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसके लिए समान अवसर का सवाल है, उसके लिए इज्जत अफजाई का सवाल है। यह भी मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक समूह जो वंचित हैं सामाजिक न्याय के आधार पर, और उसे हम इज्जत नहीं देते हैं, छुआछूत के तौर पर उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो सामाजिक न्याय का सवाल ये बनता है। और इसमें हमारी एक सकारात्मक जिम्मेवारी भी बनती है कि सामाजिक न्याय को हम रखें। लेकिन सामाजिक न्याय की ज़िंदगी, इसके आंदोलन की ज़िंदगी कितने दिन रहेगी? क्योंकि आज के तारीख में सामाजिक न्याय का आंदोलन एक बिखरता हुआ और एक टूटता हुआ तिलिस्म के जैसा हमारे सामने है, क्योंकि उसके जो वर्गीय चरित्र हैं, मान लिया जाए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के अंतर्गत जिसे लैंड नहीं है, तो लैंड नहीं है तो लैंड दुनिया के अंदर किस तरह की समस्याएं पेश करती हैं। लैंड जब नहीं है तो आपका एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं है तो आपका सिटीजनशिप नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है तो स्टेट का जो कुछ भी आपके पास सुविधा होगा वो सुविधा आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए लैंड के सवाल हमारे सामाजिक न्याय आंदोलन में आज नहीं है। रिसोर्सेज का सवाल है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक बार विधानसभा में दलित एजेंडा पर एक बहस हुई, और उस दलित एजेंडा में से ये निष्कर्ष निकला
कि जो बजट का हिस्सा है वो बजट का हिस्सा सामाजिक समूहों के ऊपर खर्चा किया जाए, और उसके लिए आंदोलन चलना चाहिए था, लेकिन सामाजिक न्याय के आंदोलन उस पर नहीं चले। इसलिए आज के तारीख में जो सामाजिक न्याय हमारे भारत के अंतर्गत है वो जाति में वर्ग, वर्ग में जाति, ये दोनों का क्रॉसपोंडिंग रिलेशंस, ये दोनों में अन्य संबंध है। जब तक इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ढंग से, जिसे हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता से यदि विश्लेषण नहीं करेंगे तो हम अमूमन सामाजिक न्याय को समझने में बहुत गलती कर देंगे, और सामाजिक न्याय के आंदोलन की असफलता इसी में हो जाती है, उसमें वर्गीय चरित्र नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को ही जब हम याद करते हैं तो उन्होंने एक शब्द बोला, उनसे जब यह तलब किया गया कि आप कैसा स्टेट चाहते हैं, तो उसने कहा स्टेट सोशलिज्म, और स्टेट सोशलिज्म शब्द उन्होंने यूज किया है। और स्टेट सोशलिज्म में उन्होंने कहा क्या एजेंडा है आपका, लोगों ने पूछा, और ख़ासकर उन्होंने पूछा, हसरत मोहनी को आप जानते हैं, वो बहुत बड़े संविधान सभा में बहुत बड़े आदमी थे, और मौलाना थे, और कृष्ण भक्त थे, यह भी मैं बताता हूँ, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी स्थापना करने का पहला आदमी वही था, और कृष्ण भक्त होते हुए भी। तो उन्होंने पूछा कि बाबा साहब ये बात बताइए कि किसान और खेत मजदूर के कंट्राडिक्शंस को कैसे दूर करेंगे। कहा को एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव्स में बदलना होगा, जहां कि किसान भी काम करेंगे, मजदूर भी काम करेंगे, दोनों को उसी उत्पादन से दोनों को जो है उसके भरण पोषण उसके परिवार का करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि डिफेंस भी होगा सार्वजनिक, उन्होंने कहा वित्त होगा सार्वजनिक, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर होगा सार्वजनिक, तो आज जो प्राइवेटाइजेशन इस देश के अंदर है, सामाजिक न्याय के आंदोलन का हिस्सा प्राइवेटाइजेशन नहीं बनता है, लैंड नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में यह कितनी दूर तक ये आंदोलन जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मानवीय समस्या का सवाल है, और मानवता के आधार पर यदि छुआछूत के आधार पर एक ह्यूमन डिग्निटी यदि टारगेट होती है, तो हम चाहते हैं कि इस सामाजिक न्याय के हिस्से को बड़ा संजीदगी से लड़ने की ज़रूरत है, और उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के आंदोलन और वर्गीय आंदोलन दोनों टकराहट के दौर में जा सकता है, लेकिन बात ऐसी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों में एक बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है। जिसके पास ज़मीन नहीं उसी के लिए सामाजिक न्याय का भी सवाल है, जिसके पास शिक्षा नहीं, यदि मनुस्मृति यह कहता है कि शूद्र और स्त्री को यदि धन और पढ़ाई दोनों से वंचित रखना चाहिए, और यदि वो पढ़ लिया तो उसका जी काट लेना चाहिए, उसके कान में शीशा पेड़ लग देना चाहिए। इस चीज़ को कोई भी वर्गीय आंदोलन चलाने वाला कोई भी ताकत उसे बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये एक मानवीय सवाल है, और मानव सम्मान के लिए हमें उसके साथ रहना ही बहुत जरूरी है। इसलिए सामाजिक न्याय आज के तारीख में सामाजिक न्याय और वर्गीय आंदोलन दोनों की दोस्ती का एक रास्ता प्रशस्त हो रहा है। इसलिए प्रशस्त हो रहा है कि जिस तरह से दुनिया के पैमाने पर विभिन्न प्रकार के सत्ता आए, एक सत्ता तो आप उपनिवेशवाद का देखते हैं, दूसरी तरह जो सत्ता हमारे अंदर आया एक लिबरल डेमोक्रेसी आया, जिसे हम कहते हैं लिबरल फेज का, वेलफेयर स्टेट इकोनॉमी का कहते हैं, 60 से लेकर 70-80 तक का दौर है। इसमें सामाजिक न्याय के सवाल को सत्ता ने कैसे डील किया। पहले तो इन्होंने हमेशा सोचा कि श्रम के सवाल को सत्ता हमेशा हटाती रहती है, कि श्रम वाला बात जो है सामाजिक न्याय से हटाओ, लेबर का सवाल हटाओ, क्लास का सवाल सामाजिक न्याय से हटाओ, केवल सवाल रहेगा संवेदनात्मक सवाल रहेगा। और ये सत्ता का चरित्र हमेशा रहा है। ये यही नहीं है, दुनिया के पैमाने पर जो पहला सामाजिक न्याय के सवाल के ऊपर अमेरिका के अंदर पोजीशन लिया गया, तो उसको उन्होंने कई दूसरे ढंग से परिभाषित किया, और उसको कहा अफर्मेटिव एक्शन। फिर अफर्मेटिव एक्शंस के बाद दूसरा शब्द चला, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद कई और शब्द चलाने लगे सत्ता के लोग, जो बोलते हैं आम लोगों के मुंह में वही बात रखने की कोशिश करते हैं। फिर हाल के दिनों में जब न्यू लिबरलिज्म का स्टेट आया, नव उदारवाद का जगह, उदारवाद के जगह को नव उदारवाद ने जब जगह ले लिया पूरी दुनिया में, तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इसके वर्गीय सवाल को नहीं टच करना है। इसके किस सवाल को टच करना है? इसके इस सवाल को टच करना है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, स्किल्ड बिल्डिंग। लेकिन इसके ज़मीन के बारे में नहीं सवाल उठाना है, इसके क्लास कंटेंट को नहीं उठाना है, इसको कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, ये जो छोटा छोटा उनको जो
ये दे करके, और चाहता है कि उसके अंदर क्लास कंटेंट नहीं इमर्ज कर सके सामाजिक न्याय के बीच में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामाजिक न्याय आज इतना चर्चा का विषय है कि यह एक मोड़ पर पहुंचने वाला है। आखिर उपसंहार के रूप में सामाजिक न्याय का आंदोलन कहाँ जाना चाहता है? वो जाना चाहता है अपने मुकाम पर, लेकिन इस मुकाम पर कौन लोग नहीं जाने देने चाहते हैं? ये वो लोग नहीं जाने देना चाहते हैं जो इसके वर्गीय संदर्भ को निगल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का सवाल जो है वो मुखर होकर के नहीं आवे। और इसलिए हम उन तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं और बताते हैं कि सामाजिक न्याय हमारे लिए ग्राह्य है, क्योंकि ये मानवता का सवाल है, यह समान अवसर का सवाल है, हमारे संविधान का सवाल है। लेकिन इसके साथ ही उसके बुनियादी सवाल हैं, लैंड के भी सवाल हैं, लेबर के भी सवाल हैं, ये भी उठना जरूरी है। नहीं यदि ये उठता है सामाजिक न्याय का आंदोलन का आने वाले समय में बिखराव बहुत ही स्पष्ट हो जाता है और सामाजिक न्याय आंदोलन का कोई सकारात्मक प्रतिफलन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए सामाजिक न्याय के आंदोलन की चुनौतियाँ ये है कि वर्गीय उसके अंदर क्लास कंटेंट और सामाजिक न्याय का कंटेंट क्लास स्ट्रगल में, ये दोनों में देखना होगा कि एक वर्गीय संघर्ष में सामाजिक न्याय का कंटेंट और सामाजिक न्याय में वर्गीय कंटेंट, और दोनों को मिला करके देखना होगा और तब एक नीति बना करके संघर्ष करने की ज़रूरत है। और कई सवाल उठते हैं। ये आंदोलन स्वतंत्रता के दौर में भी दो धाराओं में बटी हुई रही है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे पेरियार हों, उनकी दृष्टि एक दूसरे ढंग की थी और वर्गीय संघर्ष लड़ने वाली की दृष्टि दूसरी थी। और आप ये जानते हैं कि इस दौर में लेफ्ट पार्टियों ने भी बहुत अच्छी तरह समझा है। कास्ट एंड क्लास स्ट्रगल इन इंडिया जब S.G. सरदेसाई से ही लिखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, अछूत और ये दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन जब कैंटीन में खाने के लिए आते हैं तो अछूत अलग हो जाता है, उसको कैंटीन में अलग से खाना दिया जाता है। ये सवाल उन्हीं के साथ नहीं था, ये सवाल ध्यानचंद के साथ भी था। जो ध्यानचंद दलित थे, खेलने के बाद उनको खाना जो है साथ में प्लेयर के साथ नहीं था। एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था दलित जिसका नाम था बालू पलवंकर। तो वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा और दलित था, लेकिन जब मैदान में खेलता था सारे लोग उसको तालियां बजाते थे, लेकिन कैंटीन में जब खाने के लिए देता था तो उसको अलग खाना दिया जाता था। तो ये सवाल तो है, मानवता का ये सवाल है। और इस तरह के सवाल को यदि वर्गीय आंदोलन चलाने वाले सचेत लोग नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि दोनों आंदोलन एक दूसरे के विरोध के रूप में खड़ा हो जाए। ये चुनौतियां इसी के लिए नहीं है, केवल क्लास स्ट्रगल करने वाले के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनौतियां सामाजिक न्याय के आंदोलन भी जो चलाते हैं उसके लिए भी है कि उसका एजेंडा क्या तय होना चाहिए। क्या लैंड का सवाल होना चाहिए कि नहीं, क्या प्राइवेटाइजेशन का सवाल होना चाहिए कि नहीं, क्या उसके अंदर और दूसरे सवाल जो उनके जीवन को चला सके, उसके जीवन को अस्थायी प्रदान कर सके, ऐसे तमाम सवाल सामाजिक न्याय आंदोलन में हो या नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि लोग अपने अनुभवों के बाद इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि वर्गीय चेतना और सामाजिक न्याय की चेतना का एक मुकम्मल एकता हो और आने वाले समय में एक सामाजिक बदलाव में और राजनीतिक बदलाव में इस दोनों के एकता का एक बहुत बड़ी भूमिका आएगी। मैं अपनी बात इसलिए समाप्त करता हूँ, समय नहीं है, नहीं तो मैं और किसी तरह और विश्लेषण में जाता, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों, तो आज आपने एक वक्ता को सुना, अगले वीडियो में अगले वक्ता होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। साथ ही साथ इस विषय पर कोई प्रतिक्रियाएं आपके पास हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए। हम उन प्रतिक्रियाओं का जवाब उनसे इंटरव्यू के माध्यम से लेंगे। इसके लिए हम इंटरव्यू सत्र फिर से चालू कर देंगे, लेकिन तत्काल जब तक यह वीडियो चल रहा है तब तक आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।